हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलोकेशन बेसिकली होता क्या है और क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह का पाथवे है। ट्रांसलोकेशन को फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। इसकी डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जो शुगर है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे वैसे फोटोसिंथेट या फोटो एसिमिलेट भी कहा जाता है। फोटोसिंथेट मींस फोटोसिंथेसिस से बनने वाला, फोटो एसिमिलेट मींस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जमा होने वाली चीज़ मींस ग्लूकोज। तो मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, मींस जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी मींस वो पार्ट जो वन पार्ट है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था ये वाला वन पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, मींस ग्लूकोज की प्रोडक्शन का एरिया। टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अब ये पार्ट कोई सा भी हो सकता है प्लांट का जहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत है, जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए वहाँ पर ग्लूकोज की और फूड की ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन क्योंकि फ्लोएम वेसल्स के ज़रिए या फ्लोएम के टिश्यूज़ के ज़रिए होती है, तो इसीलिए इसको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दिस ग्लूकोज इज़ रिएक्टिव। अच्छा, एक बात और है, जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि सक्रोज की फॉर्म में। पहले ग्लूकोज जो है वो सक्रोज में कन्वर्ट होता है, तब जाके सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। होता क्यों है ये, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होते होते ये किसी जगह पे रिएक्शन भी कर सकता है किसी भी सेल के साथ, तो इसीलिए पहले लेस रिएक्टिव फॉर्म यानी कि सक्रोज के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इससे एक MCQ पॉइंट भी बन सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है ग्लूकोज की फोटोसिंथेसिस के बाद वो कौन सी है, तो दैट इज़ सक्रोज। अच्छा जी, रीजन वेयर सक्रोज इज़ फॉर्म मीन्स फोटोसिंथेटिक एरिया, क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया, उसे सोर्स कहा जाता है। और वो रीजन जहाँ पे ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट की कोई भी बॉडी हो सकती है, रूट्स हो सकते हैं, स्टेम्स हो सकते हैं और डेवलपिंग लीव्स भी हो सकते हैं, तो उनको सिंक कहा जाता है। ठीक है, सो सोर्स और सिंक आप याद रखिएगा, ये बाद में आपको समझ आ जाएगा कि क्या इशू है। Therefore ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स टू सिंक मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन को या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहते हैं शुगर की। सोर्स एंड सिंक आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सोर्स है मीन्स जहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है वो किसी एक ख़ास वक्त के बाद जाके सिंक में कन्वर्ट हो सकता है, और जो सिंक है वो सोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे कि जैसे हम बात कर लें कि जो इमेच्योर लीव्स होती हैं, जो डेवलप नहीं होती, तो वो सिंक होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के बाद ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स टू सिंक मूवमेंट। ठीक, शुगर की सोर्स एंड सिंक जो है इंटर कन्वर्टेबल हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं अभी। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, सोर्स और सिंक आर इंटर कन्वर्टेबल, ये किस तरह है कि जिस तरह इमेच्योर लीव्स होती हैं वो सिंक के तौर पे मीन्स उनको ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, वो इतना फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकती, सो दे आर एट इनिशियल फेज दे आर सिंक। लेकिन जब बाद में वो मेच्योर हो जाती हैं सो दे कैन बी कॉल्ड एज सोर्स। तो इस तरह सोर्स और सिंक जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। सीड, इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हैं कि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उसके पास एंडोस्पर्म की फॉर्म में अपना फूड मौजूद होता है। तो जब सीड्स पहली प्रोजेक्शन निकालता है जिसे सीडलिंग कहते हैं, तो सीडलिंग की जो लीव्स होती हैं उनको खुराक सीड के अंदर से जाती है। सो एट दैट टाइम सीड जो है वो सोर्स होता है और जो लीव्स होती हैं वो सिंक होती हैं। लेकिन जो बाद में ये जो लीव्स हैं वो बड़े होकर स्टेम बन जाता है, लीव्स बन जाती हैं, तो फिर लीव्स जो हैं वो सोर्स बन जाती हैं, और जो एक पूरे प्लांट के अंदर दोबारा से सीड्स बनते हैं उन सीड्स को खुराक यहीं से जाती है, ओन फूड टू प्रोवाइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है इसका। सक्रोज जो है विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, फिर ये जो सक्रोज है ये इवेंचुअली अगर इसने स्टोर होना है तो प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो, क्योंकि यू ऑल नो कि स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है, तो ये स्टार्च सक्रोज जो है वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन के लिए जो पाथवे है प्लांट्स के अंदर वो कौन सा है, फ्लोएम के टिश्यूज से एक वेसल्स बनती हैं जिनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन चलती है। सो कंडक्टिंग वेसल्स आर फ्लोएम वेसल्स, इसीलिए इसको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है।
अच्छा, फ्लोएम वेसल्स कितनी तरह की सेल्स है, कौन कौन से सेल्स जो हैं वो फ्लोएम वेसल्स बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह कुछ टाइप के सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं वो भी लिविंग सेल्स हैं, पैरेनकाइमा ऑब्वियसली सबसे प्राइमरी सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर जो लिविंग हैं, और जो फाइबर सेल्स होते हैं जो जाइलम के अंदर भी होते हैं, फ्लोएम के अंदर जो फाइबर सेल्स होते हैं वो बेसिकली डेड सेल्स कहलाते हैं। इस तरह जो है जाइलम और फ्लोएम बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम है इनका, एक का फूड का ट्रांसपोर्ट है जाइलम, और जो जाइलम है उसका वाटर का ट्रांसपोर्ट है। तो बेसिकली बाय फंक्शन फ्लोएम और जाइलम तो सेम है, लेकिन जाइलम के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा यानी कि डेड टिश्यूज़ होते हैं, और जो फ्लोएम है उसके अंदर लिविंग सेल्स भी मौजूद हैं। सो फ्लोएम को लिविंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेजॉरिटी सेल्स लिविंग, दैट्स वाई फ्लोएम वेसल आर कंसिडर्ड एज टू बी लिविंग। जहाँ तक हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, अगर फ्लोएम वेसल आल्सो कॉल्ड क्योंकि इनके पास जो सीव ट्यूब्स होते सीव एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनकी वजह से फ्लोएम वेसल्स को कभी कभार सीव ट्यूब्स भी कहा जाता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स या फ्लोएम वेसल्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लिविंग सेल्स हैं इनके पास क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी ऑर्गेनल्स इसके पास नहीं होते। इसके अलावा अच्छा लेट्स सपोज ये जो वेसल टाइप, ये जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल एक बना हुआ है, फ्लोएम वेसल है, तो इस फ्लोएम वेसल के साथ साथ इस तरह कुछ सेल्स जुड़े हुए होते हैं जिन्हें कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। ये कंपेनियन सेल्स बेसिकली लिविंग होते हैं, और जो फ्लोएम वेसल्स के अंदर फाइबर सेल्स होते हैं, फाइबर सेल्स आर डेड सेल्स। तो इन डेड सेल्स के अंदर इसका पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन रखना और अपना एनवायरनमेंट मेंटेन रखना इन लिविंग सेल्स का काम होता है, विच आर कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा फ्लोएम वेसल्स के अंदर जाइलम की तरह पिट्स भी होते हैं, जिनकी मदद से मुख्तलिफ फ्लोएम वेसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ और जाइलम के साथ जो है वो कनेक्शन बना के रखती हैं। फ्लोएम वेसल्स के अंदर बाज़ जगहों पर इस तरह के प्लेट्स भी लगे होते हैं जिन्हें फ्लोएम प्लेट्स या सीव प्लेट्स भी कहा जाता है। सीव एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर डेड सेल्स हैं, मीन फाइबर सेल्स में कन्वर्ट होकर फिर फ्लोएम की वेसल्स बनाते हैं, जो है जिनको अलाइव रखा जाता है, जिनकी मेटाबॉलिज्म्स को और नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है बाय कंपेनियन सेल्स। मींस फ्लोएम वेसल्स जिन सेल से बन रहे हैं उनकी नीड्स एंड डिसीज़ को कंपेनियन सेल्स देख रहे होते हैं, डू नॉट हैव, क्योंकि डेड सेल्स तो अपना काम खुद नहीं कर सकते। अब क्योंकि ख़ुद डेड हैं लेकिन फिर भी कंपेनियन सेल्स की मदद से जो है नीड्स एंड बेसिस उनकी पूरी हो रही हैं, तो उनको स्यूडो, जो फाइबर सेल्स हैं फ्लोएम वेसल्स के अंदर, इनको स्यूडो लिविंग सेल्स कहा जाता है। ठीक, ओके, तो ये है। अच्छा, कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव एलिमेंट्स के साथ यानी कि फ्लोएम वेसल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से कनेक्शन में होते हैं। कंपेनियन सेल्स विच हैव ऑल ऑर्गेनल्स टू रेगुलेट, अच्छा कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनके पास ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी देखना होता है और फ्लोएम वेसल्स के जो सेल्स हैं उनके एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखना होता है। तो कंपेनियन सेल्स को नेचुरली तकरीबन तमाम ऑर्गेनल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उनके पास तमाम ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ये तो आपका जनरल जो है कैरेक्टर्स एंड फीचर्स हो गए कि किस तरह ट्रांसलोकेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो किस तरह हैं और कैसे कैसे हैं। अब हम मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि मैकेनिज़्म किस तरह है, ट्रांसलोकेशन किस तरह से होती है, किस तरह का पाथवे चलता है, जिसे सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहा जाता है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की जो मैकेनिज़्म है उसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक आपका होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो थोड़ा सा पार्ट जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सोर्स के अंदर चलता है और कुछ जो है वो सिंक के लेवल पे चलता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत कम डिस्टेंस पे होती है, इन बिटवीन 2 सेल्स और 3 सेल्स। मीन इस तरह कतार से 3-4 सेल्स हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह ट्रांसपोर्ट होती है फूड की, क्योंकि बहुत कम एरिया है तो इसलिए इसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और प्लांट्स के अंदर लीव से रूट्स तक एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना है अगर फूड ने, तो इस तरह के बड़े ट्रांसपोर्ट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिस मूवमेंट इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ फूड अप टू 2 to several cells एंड इंक्लूडिंग, इसमें 2 तरह के काम होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम लोडिंग होती है और फ्लोएम अनलोडिंग होती है। ये क्या होती है बेसिकली, ये हम मैकेनिज़्म के अंदर पढ़ लेंगे कि फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग क्या चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जब सोर्स से फूड
मूव करना स्टार्ट करता है और सिंक तक जाता है। सो दिस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ये जो मैकेनिज़्म है, इस फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से एक थ्योरी ने, एक हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया था। दैट वाज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो कि मंच नामी साइंटिस्ट ने जो है वो हाइपोथेसिस पेश किया था, तो इसीलिए इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मंच हाइपोथेसिस, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि उसने कहा कि जो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस इन द सीव एलिमेंट मींस फ्लोएम वेसल्स इज़ ड्रिवन बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट, मींस प्रेशर का डिफरेंस होता है सोर्स और सिंक में। प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक। मींस सोर्स के अंदर कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कुछ और होती है, सिंक के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कुछ और होती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ख़ुद ब खुद ये फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अब बता देता हूँ। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, जिस प्रेशर ग्रेडियंट की बात की मंच ने, जिसकी वजह से इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसी वजह से प्रेशर की वजह से फ़्लो होता है। तो इसने कहा था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये अल्टीमेटली डिपेंडेंट है, जो प्रेशर ग्रेडियंट किस तरह से ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा ये डिपेंड करता है ऑन फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग, जो कहाँ पे चलती है, विच इज़ गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। मींस फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग प्लांट्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स पे चलता है, डिफरेंट पार्ट्स में चलता है, लेकिन चलता एक साथ है, साइमल्टेनियस चलता है एट सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली। मींस फ्लोएम लोडिंग जो है वो सोर्स में चलेगी और फ्लोएम अनलोडिंग जो है वो सिंक, यानी कि जो पार्ट जो है जिसको फूड चाहिए वहाँ पे चलेगी। अब हम बात करते हैं कि सोर्स में क्या हो रहा है और सिंक के लेवल पे क्या हो रहा है। सोर्स, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि सोर्स वो एरिया है प्लांट का जहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि लीव्स या मीज़ोफिल सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। तो जो क्लोरोप्लास्ट मीज़ोफिल सेल्स हैं, मीज़ोफिल सेल्स बेसिकली फोटोसिंथेटिक सेल्स को मीज़ोफिल सेल्स कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है, फूड प्रोड्यूसिंग सेल्स जिन्हें सोर्स भी कहा जाता है, मैंने दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। सक्रोज इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे क्या होता है, जो मीज़ोफिल सेल्स हैं, मैं आपको अभी आपकी बुक से डायग्राम दिखा देता हूँ। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल मौजूद है, हाइपोथेटिकली आप देखें कि यहाँ पे एक सेल मौजूद है जो कि मीज़ोफिल सेल है जिसमें क्लोरोफिल प्रोड्यूस हो गया। इसके पास में इस तरह एक या दो सेल्स जो हैं वो कौन से लगे होते हैं, कंपेनियन सेल्स। यहाँ से ये फूड जो है पहले तो सक्रोज में कन्वर्ट होगा। सक्रोज में क्यों होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सक्रोज फिर इन 2-3 सेल्स को जो है वो पार करके या क्रॉस करके आ जाएगा फ्लोएम वेसल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लोएम वेसल मौजूद होगी, इस तरह की डायग्राम मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब फ्लोएम में यहाँ से जो फूड है वो लोड हो रहा है, आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, फ्लोएम वेसल्स के पास, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके यहाँ से। तो इस फूड का यहाँ से इस फ्लोएम वेसल के पास आना, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्लोएम लोडिंग, जो सोर्स के पास होती है, सोर्स के रीजन में होती है, ठीक। यहाँ पे होगा ये, और ये यहाँ से पहले फूड यहाँ पे आता है, लेकिन इस कंपेनियन सेल से फ्लोएम वेसल के अंदर इस फूड का ट्रांसपोर्ट होना किस तरह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है, एनर्जी बेस्ड है। तो मंच जो फ्लो हाइपोथेसिस है उसने इसी वजह से कहा था कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जितना ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे आएगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट बनेगा और उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। सो दिस पॉइंट वाज एक्चुअली ट्रू कि जो प्रेशर ग्रेडियंट का डेवलप होना है वो फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग पे बेस करता है। अब इस लोडिंग से क्या होता है, दिस लोडिंग कॉजेज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या यूँ कह लो कि लो वाटर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब का वो पार्ट जो अभी सोर्स के पास है, सोर्स के एरिया में है, जहाँ पे अभी फूड आया है सोर्स से, तो वहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि जहाँ पे इस सोर्स के आसपास फ्लोएम वेसल्स सफ़र कर रही होती हैं, उन्हीं फ्लोएम के आसपास जाइलम की वेसल्स भी मौजूद होती हैं। मैं आपको एक्चुअली डायग्राम में दिखा देता हूँ कि डायग्राम किस तरह से है आपकी बुक के अंदर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द डायग्रामेटिक व्यू। सो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरह होता है। ये सोर्स सेल है बेसिकली जिसमें फूड प्रोड्यूस हो चुका था, वो इस कंपेनियन सेल को क्रॉस करेगा
और यहाँ से यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या करेगा, इस फ्लोएम के अंदर जो है वो लोड होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फ्लोएम लोडिंग, जो कि सोर्स के पास होती है। सो दिस इज़ सोर्स। इसके अलावा कंपेनियन सेल में एक और चेंज क्या आता है कि जब ये फ्लोएम लोडिंग हो रही होती है तो कंपेनियन सेल वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया और वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि जो वाटर है वो हमेशा लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर कम है, सो मींस इसके आसपास जो जाइलम की वेसल्स हैं उनमें वाटर ज़्यादा होगा, मींस वाटर का पोटेंशियल हाई होगा। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। सो जो वाटर है वो हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा, यानी कि एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर या हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ख़ुद ब खुद जाइलम के अंदर से पानी को खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी भी या फ्लूइड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है, एक बहुत बड़ा टर्गर प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा। यही बात मैंने आपको यहाँ पे वर्बली समझा दी थी, ठीक है, कि पोटेंशियल जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है कॉजेज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो वाटर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब एट सोर्स एंड रिजल्टिंग एंट्री ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो एंटर करता है फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम वेसल्स। दिस डेवलप्स हाई टर्गर इन सोर्स रीजन। मींस अब क्या हो गया कि सोर्स के पास वाले जो फ्लोएम वेसल्स हैं उनमें टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर बहुत बढ़ गया। और बिल्कुल जहाँ पे सोर्स में ये काम हो रहा था उसी टाइम पर सिंक में भी एक काम हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो फूड सिंक तक पहुंच गया है वो फूड जो है सक्रोज की फॉर्म में है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द सिंक सेल्स। मतलब जो रिक्वायर्ड्स जिनको फूड चाहिए था उन सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब सोर्स में जहाँ जो काम हुआ है उसका ऑपोजिट सिंक में होता है कि जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है, जैसे आप यहाँ पे देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वाज योर सिंक सेल जिनको फूड चाहिए था, तो ये फ्लोएम वेसल का वो एरिया है जो सिंक के पास है। तो यहाँ से फूड जो है पहले ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरह आप देख सकते हैं। जब कंपेनियन सेल फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है सिंक सेल के पास, तो ये अपना वाटर भी थोड़ी देर के लिए बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे जो एरिया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आप अगेन इन केस वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल इसके कंपैरेटिव कम होने लगेगा। तो जो यहाँ फिर क्या होगा कि जो वाटर है वो ख़ुद ब खुद यहाँ से एडजेसेंट जाइलम की तरफ सफ़र करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है वाटर की वजह से, वो बहुत कम हो जाएगा। इन दोनों कामों से क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो फूड लोड हो चुका है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ नीचे। तो सोर्स और सिंक पे क्या होता है कि यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस से प्रेशर हाई हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फूड यहाँ पे लोड हो चुका है, अच्छा यहाँ पे जो फूड का यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र था, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज फ्लोएम अनलोडिंग। दिस वाज फ्लोएम लोडिंग एंड दिस वाज फ्लोएम अनलोडिंग। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से ख़ुद ब खुद यहाँ का फूड जो है वो फ़्लो करने लगता है नीचे की तरफ टुवर्ड्स सिंक। इसको मंच ने क्या कहा था, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट जो फूड है वो ख़ुद ब खुद मूव करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लें। एट सिंक क्या होता है, सक्रोज इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू सिंक सेल्स रिक्वायरिंग फूड टिश्यूज़ विच डिक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। और बाकी पूरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है डायग्रामेटिक व्यू में। सो यहाँ पे क्या होता है, ये एक रिजल्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि हाई प्रेशर एट सिंक, ठीक है, सॉरी ये सोर्स होना चाहिए, हाई प्रेशर एट सोर्स एंड लो प्रेशर एट सिंक causes a passive flow, passive means without energy flow of food from source to sink. So this is all about pressure flow hypothesis. Hope so आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो you can definitely ask me.